थीसिस स्टेटमेंट, इट्स लाइक अ रिडल, एक मुखमसा है, एक पहेली है. एवरी नाउ एंड देन देयर आर क्वेश्चंस, बट पीपल ट्राई टू रीड आउट कि जी व्हाट इज थीसिस स्टेटमेंट. इंस्टेड you should focus on writing a thesis statement. Listen this carefully. Thesis statement इंट्रोडक्शन में आती है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है. और ये आपको याद होगा कि हमने इस पे बड़ा जोर दिया हुआ है कि जी अगर आपने इंट्रोडक्शन अपना अच्छा लिख लिया तो आपका जो ऐसे है वो सक्सेस की तरफ जाना शुरू हो जाता है. जाहिर है इंट्रोडक्शन से ही बात स्टार्ट होगी कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है और किस तरह से लिखा है. अब ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ऐसे की. इसको पहले स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं. लिसन, थीसिस स्टेटमेंट एक फ्लेक्सिबल स्टेटमेंट होती है, डिबेटेबल होती है. So two things, flexible and debatable. सॉरी, मैंने सबके लिए टाइप किया था लेकिन वो एक बंदे को चला गया, मैं उसको दोबारा करता हूं. वो एक दो स्टूडेंट्स ने कहा है कि अजान हो रही है तो मैंने मोमेंटम जरा स्लो कर दिया है. फ्लेक्सिबल एंड डिबेटेबल. थर्ड एलिमेंट, सेंट्रल आइडियाज. सेंट्रल आइडियाज कि आप इस एसे में इस टॉपिक के बारे में क्या आइडियाज रखते हैं. सेंट्रल आइडिया भी आप कह सकते हैं कि असल इशू क्या है. और आइडियाज आप 2 से 3 बातें, मिसाल के तौर पे आप मिसाल ले लें, हमने जो एक टॉपिक पढ़ा था एजुकेशन का, राइट. अब आप यूं समझें कि आप एजुकेशन इन पाकिस्तान पर एक ऐसे लिखने लगे हैं और अब आपने उसका थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे, राइट. इसको आसान करने के लिए मैं पहले उर्दू में बोल दूंगा, फिर उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे. ये मैंने आपको कहा कि जिस तरह मैंने पहले लेक्चर में कहा था कि ये अहम बात है. अब पाकिस्तान तालीम की शरह भी कम है और तालीम का मयार भी कम है, ख्वानगी का मयार. मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अभी बमुश्किल 58% लोग हैं कि हम महज उस बंदे को लिटरेट कंसिडर कर लेते हैं जो एक पैराग्राफ लिख सकता हो या पढ़ सकता हो, which is almost equal to primary level education of 5 years education. आप भी रिकॉल कर सकते हैं कि जब आपने प्राइमरी पास की होगी तो उसके बाद आप अखबार पढ़ने के काबिल हो गए होंगे, उसके बाद आप खुद से एक किताब को पढ़ने के काबिल हो गए होंगे. सो अब पाकिस्तान के इश्यूज 2 हैं. क्या? नहीं, ये इंप्रूव हो गया है. जो आप लोग लिख रहे ना आगे से कि जी नाम, ये 81 तक चलता था. अब हम भी तरक्की कर रहे हैं जी, और हमारा जो लास्ट सेंसस हुआ है उसके अंदर मेयार जो है वो 1 पैराग्राफ हो गया है. ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि एक पाकिस्तान में ओवरऑल अभी बहुत बड़ी तादाद इलिटरेट है. अगर हम 58 माने तो भी अभी 42% तो इलिटरेट है.
और दूसरी बात, जिनको हमने लिटरेट गिना उनका लेवल ऑफ एजुकेशन प्राइमरी लेवल का है। ओके, ये दो बातें होगी। अब आपने ज़हन में रखना है कि ये जो 3 बातें हम शुरू में डिस्कस करेंगे, इसको हमने थीसिस स्टेटमेंट के अंदर लिखना है। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान बने हुए 70 साल हो गए, 73 साल हो गए, लेकिन एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं माना गया, एजुकेशन को प्रायोरिटी पे नहीं रखा गया। आप कोई एजुकेशन इमरजेंसी लगाएं, कंपल्शन डिक्लेयर करें, लोगों के अंदर इसके लिए आप फैसिलिटीज लाएं। मिसाल के तौर पे ये जो मेल फीमेल लिटरेसी है, इसमें बहुत बड़ा गैप है। खवातीन जो है वो लिटरेसी वाइज बहुत पीछे हैं मर्दों से। अब अगर आपने आधी पॉपुलेशन, जो ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन है, अगर उसको एजुकेशन से बाहर रखा है तो जाहिर है आपका ओवरऑल लिटरेसी रेट जो है वो नीचे ही रहेगा। अगली बात क्या है कि ये एक प्रूवन रियलिटी है कि एजुकेशन और साइंटिफिक एजुकेशन के बगैर आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकते। अगली बात क्या है? अगली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बहसीयत कौम आप अगर उनको एजुकेशन दें तो जिसे आप आईक्यू लेवल कहते हैं, जिसे आप टैलेंट कहते हैं, उसकी कोई कमी नहीं है। अब ये सारी बातें आ गई, तो झगड़ा क्या है? एजुकेशन को प्रायोरिटाइज करें, इससे आप एक कंपल्शन की तरफ लेके जाएं। एन उसी तरह जिस तरह आप समझते हैं कि एक बंदे को कुरान पाक पढ़ना आना चाहिए, और आपका ये बिलीफ भी है, आपका मजहब जो है वो हमें ये दरस देता है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, तो फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में अगर 42% इलिटरेट लोग हैं, तो आप तो अपना जो ईमान है, आपका जो तवक्कल है, आपका जो बिलीफ है, अकीदा है, आप उसकी भी नफी कर रहे हैं। सो अगर हम प्रायोरिटाइज करें, एजुकेशन का बजट बढ़ाएं, स्कूलों कॉलेजों की हालत बेहतर करें, तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान भी दीगर एडवांस नेशन की तरह एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अब इन सारी बातों को, एक मिनट में ये मोबाइल बंद करूंगा। यार ये अपनी मोबाइल में कहीं उठाए। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो चूंकि ऑफिस है तो मोबाइल बहुत बड़े होते हैं। अब आइए इस सारी चीजों को लेते हैं एक या दो फिक्रों के अंदर, और यही थीसिस स्टेटमेंट होगी। अच्छा, अब हम इसको यूं भी शुरू कर सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तालीम का मयार और शरह दोनों कम है। इन पाकिस्तान बोथ लेवल ऑफ एजुकेशन एंड रेशियो बोथ आर वेरी लो। अच्छा, अब अगर हम सिंपल इसी तरह लिखेंगे तो ये एक हमने शुरू में जजमेंट दे दी, हमने तो फैसला ही दे दिया शुरू के अंदर। और पाकिस्तान का जो तालीमी बजट है वो बहुत कम है, पाकिस्तान के अंदर तालीम को तरजीह नहीं दी जाती, एजुकेशन इज नॉट गिवन एनी काइंड ऑफ प्रायोरिटी, एजुकेशन बजट इन पाकिस्तान इज फार लो as compared with not only advanced countries but with the many developing countries। अब जब हम ये सारी बातें लिख रहे हैं ना, बोल रहे हैं, अब यहाँ पे फोकस कीजिएगा, तो इट मीन्स कि हम रियलिटीज तो बयान कर रहे हैं, लेकिन हमने इसको फ्लेक्सिबल नहीं रखा। हम क्या कर रहे हैं? हम तो एक तरह से कंक्लूजन दे रहे हैं। तो आपने सिर्फ एक वर्ड लगाना है शुरू में, और उस वर्ड को कहते हैं अगरचे। अगरचे करने से सारे ये आर्गुमेंट्स
डिबेटेबल हो जाएंगे, फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। मसलन हम ये कहेंगे अगरचे पाकिस्तान में तालीम की शरह और मयार दोनों बहुत पस्त हैं, हुकूमत पाकिस्तान ओवर 7 डेकेड 7 दहाइयों से तालीम को तरजीह नहीं देती, जिसकी वजह से, या आप यूं कर सकते हैं कि अपनी 70 से जायद 70 साल जो 73 ईयर्स जो हमारी हिस्ट्री है, उसमें हमने तालीम को तरजीह नहीं दी, तालीम का बजट बहुत लो रखा है, जिसकी वजह से हमारा खानगी बहुत कम है। अब साथ लफ्ज क्या लगाएंगे? अगरचे। अब अगर हमने अगरचे लगा दिया तो अगरचे पाकिस्तान की 70 से, ये आपका किसी का मोबाइल बज रहा है जी, से जरा कंट्रोल कीजिए, 70 साल से ज्यादा तारीख के अंदर तालीम को ना तरजीह दी गई, ना बजट ज्यादा रखा गया। लेकिन अगर हम इसे अपने अकीदे की बुनियाद पर, की मतलब इस्लाम की मैं बात कर रहा हूं, अकीदे की बुनियाद पर इसको एक लाजम चीज तस्वर करें, इसे प्रायोरिटाइज करें, सरकारी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों की सूरत हाल को बेहतर करें, एजुकेशन को इंसेंटिव दें, तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान भी आने वाले 10 से 15 साल के बाद एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के तौर पे उभर सकता है। अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ ना ऊपर नीचे कह दिया गया, थोड़ा मिक्सअप हो गया। तो अब हमने क्या किया कि हमने 2 फिक्रों में सारी सूरत हाल का जायचा बता दिया। और शुरू कहां से किया? अगरचे, इसे इंग्लिश में हम आल्दो कह देंगे या दो कह देंगे, कि दो in Pakistan, history proves over 7 decades history proves that education has not been given priority like advanced countries of the world. That is why both education ratio of literacy and level of education are very poor. But if we prioritize this segment of our society, हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, लाइक डिफेंस। अब देखिए ना, हमने पाकिस्तान ने अपनी 70 साल तारीख में एक ही इंडस्ट्री में एक्सेल किया है, और वो डिफेंस इंडस्ट्री है। हमारे पास अपने मिसाइल भी हैं, हमारे पास अपना न्यूक भी है, हम त्यारे भी जो है वो मैन्युफैक्चर कर लेते हैं, हम वो जो है गन्स एंड बुलेट्स हर चीज प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आप एक मिसाल भी दे सकते हैं। सो देन Pakistan can also become an advanced nation or knowledge based economy like advanced countries of the world. अब मैं यहां पे जरा चुप करने लगा हूं कि हमने 2 फिक्रों में सूरत हाल, उसका थोड़ा पास्ट भी बता दिया, प्रेजेंट सिचुएशन भी बताई कि 70 साल तारीख में ये सूरत हाल रही है। अगर हम इसको प्रायोरिटाइज कर लें, इसके अंदर करप्शन को एलिमिनेट कर दें, इसके अंदर स्ट्रिक्टनेस लाएं, लॉज बनाएं, लोगों को इंसेंटिव दें, तो कोई वजह नहीं कि हम भी एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, आप जिस तरह मैंने कहा, मैं आगे ना दरअसल जो बात है कि मैं आपको ना स्पून फीडिंग नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं कि आप अपने अल्फाज में लिखें। तो ये जो चीज है, ये 2 फिक्रे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इसको थीसिस स्टेटमेंट कहा जाता है। अब आप थोड़ा रिलैक्स होकर सोचिए कि आपको इन बातों में से कितनी समझ आई है, और मुझे बताइए कि थीसिस स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट कितने लोगों को क्लियर हुआ है। आल्दो एंड दो सेम थिंग, वाजिद अली, आल्दो लिखते हैं या दो लिखते हैं? आल्दो ज्यादा स्टैंडर्डाइज वर्ड है। आउटलाइन वो बाद में आता हूं मैं, पहले मुझे थीसिस स्टेटमेंट का बताइए
कि थीसिस स्टेटमेंट की समझ आई आपको कि नहीं आई। आप इसे कह लें इंट्रोडक्शन की समझ आई कि नहीं आई, कि हाउ टू राइट द इंट्रोडक्शन। थीसिस स्टेटमेंट को छोड़ ही दे, वो लफ्ज बारह सा है तो हमारा ध्यान उधर जा रहा है। ओके, हाफ का क्लियर है? सर इंट्रो लिखने के बाद हम लोग थीसिस स्टेटमेंट नहीं लिखते कि इसमें हम ऐसे में किस तरह फर्दर प्रोसीड करेंगे? नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं आपने कहना कि वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंगली, वो तो आपने ऐसे लिखना है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन को ही आप थीसिस स्टेटमेंट कहते हैं। पहले सिर्फ आप इस पॉइंट पर रहिए, आगे जंप ना कीजिए। कितने लोगों को समझ आई कि थीसिस स्टेट या इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है? हाँ, इंट्रोडक्शन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर से, यस वेरी गुड हिनाली, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। पानी भी दीजिएगा यार। यस यार, ये मोबाइल उठा, अब इसका फीडबैक दीजिए, कितने लोगों को समझ आई? इफ इट इज नॉट द केस आई एम गोना रीफ्रेज इट, मैं इसको दोबारा बयान कर देता हूं, बट आई वांट टू मेक श्योर। यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं शाहिद। यार आप थीसिस स्टेटमेंट छोड़ दें, आप इंट्रोडक्शन पे आ जाए कि ये इंट्रोडक्शन। सर पूछना ये जा रहा हूँ कि इसकी अलग से हेडिंग देके इंट्रोडक्शन के लिए लिखते हैं। दो फिक्रों में, क्योंकि वो फिर स्टेटमेंट टूट जाती है। तीन भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप उसके अंदर किस स्टाइल से लिख रहे हैं। नो, ये तो हिनाली मैंने डे 1 कहा है, ना आपने हेडिंग देना है, ना आपने टेबल बनाना है, ना आपने ग्राफ। नेट का इशू आ रहा है, डिस्कनेक्ट हो रहा है बीच बीच में। ओके, नाउ नो इशू। आज की आपकी असाइनमेंट ये होगी, जो आप मुझे भेजेंगे ना, आपने कुछ नहीं भेजना। आपने मुझे एक एजुकेशन के टॉपिक की स्टेटमेंट भेजनी है, और एक आपने मुझे जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे उसकी थीसिस स्टेटमेंट लिख के भेजनी है, या इंट्रोडक्शन कह दें। और लेकिन मैं आपसे कहूंगा, आपको अगर कंफ्यूजन होती है, डाउट आता है, सेकंड थॉट आती है, आफ्टर थॉट आती है, तो वो अच्छा ही सिंबल होता है, वो अच्छी अलामत होती है। इसका मतलब है कि आप सोच रहे हैं, आप क्रिटिकल हैं, आप कंफ्यूजन का शिकार हो गए, तो उसी कंफ्यूजन में से फिर क्लैरिटी लेके आप निकलेंगे। और मैं आपके साथ अवेलेबल होता हूँ ऑलमोस्ट 24 आवर्स। आप मुझे लिख के भेजें, मैं आपको उसको मार्क करके बताऊंगा कि इसमें क्या करूं बताइए। लेकिन फिर वही बात कि शुरू के 5-6 लाइनों से ही तो आपने एग्जामिनर को सेटिस्फाई करना है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा लिखा तो वो आपके बाकी के ऐसे में इंटरेस्ट लेगा। और अगर आपका खुदा ना खास्ता कि इंट्रोडक्शन ही वीक है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है, सेंटर्ड आइडियाज नहीं कैरी कर रहा, तो वो फिर जाहिर है कि वही बात जो मैंने आपको शुरू में बताई है कि यू हैव टू compete. You are not supposed to pass this exam. You have to compete. So let's proceed towards our next topic. Just a break of 30 seconds. I want to make you people stimulated, morale high, feel good factor. I mean, you should be feeling luxurious that you are learning something. You are learning how to write. You are supposed to be a writer. Be it competitive exam, be it any other exam, be it your practical life, you are on the verge, you are on the trajectory to learn. Be as an
writers to, so you need to feel over the moon, above the skies, like the butterflies, a butterfly which is carrying 7 colors on its right wing and so many colors on the left wing. So you are a multicolored butterfly flying over the moon, above the skies. Thank you very much. Let's start. Today's topic is very pertinent, is very vital. I mean, talk of the world, not COVID, feminism. कोविड क्राइसिस सबसे आखिर में हम ऐसे करेंगे, जितनी बातें, जितनी चीजें मजीद क्लियर होनी है हो जाए. ये एक डिजास्टर है, वो टैकल हो जाएगा, डोंट वरी. फेमिनिज्म, feminism in Pakistan, feminism in the world, it's a myth or reality. Because remember that whenever there is an exam going to be conducted in your country, whatsoever is the policy matter of your government, of the international bodies, that is followed strictly. ये मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूँ. डिक्टेटर का दौर होगा, उसकी जो पॉलिसियां चल रही होंगी उसी के मुतालिक क्वेश्चंस आते हैं. तो फेमिनिज्म मुशर्रफ के दौर से आपके मुल्क में चल रहा है. हर गवर्नमेंट जो है इसको सपोर्ट भी करती है. ये उसका स्लोगन है. स्लोगन क्यों है? क्योंकि ये एजेंडा बाहर से आया है. ये जो आपके CSS में ये टॉपिक भी आया है और उसका सिलेबस भी आया है, वो ये बाहर की तरफ से आया, हमारा अपना नहीं है. फेमिनिज्म सिंपल. Feminism is about role and status of women in the society. Role and status of women in the society. Now, what has been happening or what has been the past of this issue? अब आपको मेरा कल वाला लेक्चर याद आ जाएगा और उसके आर्ग्यूमेंट्स. I told you कि वो जो मैंने आपको स्टेजेस पढ़ाई हैं, एग्रीकल्चर का एरा, इंडस्ट्रियल एरा, अर्बनाइजेशन, अब उसमें क्या होगा, वो एक तवीज की तरह आपकी ना वॉल पे लगा हुआ. और जिस टॉपिक में भी आपने बात कर दी, सबसे पहले क्या आपने कहना है कि अच्छा हमने ये डिस्कस किया हुआ है, मैं देखता हूं कि तारीख में ये इशू कहां से स्टार्ट होता है. सो यू कुड रिकॉल इजीली, आई टोल्ड यू पीपल दैट इट वाज राइट फ्रॉम द फॉरेस्ट एज that male dominated the society, because male was the bread and butter earner. bread earner मतलब ब्रेड एंड बटर वही अरेंज करता था, कमा के वही लाता था. और ये एक बेसिक रूल है दुनिया का, या हर सोसाइटी का, हर फैमिली का. घर के अंदर उसी की बात मानी जाती है, उसी का रूल चलता है जो कमा के ला रहा होता है. ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि इसको अभी हम क्वालिफाई करेंगे. अब वुमेन के डोमिनेटेड बाय द मेल होने की मेजर रीजन हिस्टोरिकली ये रही है कि शी हैज बीन अ हाउसवाइफ. फर्स्ट एज अ मतलब हाउस पर्सन, पहले बेटी है, फिर बीवी है, फिर उसके बाद मां है. अच्छा, वो बातें अपने पास फिलहाल उसको आर्गुमेंट को रखिए कि जी हम मां की बड़ी इज्जत करते हैं, इस तरह है. वो बातें सेकेंडरी हैं. वो चंद लोग हो सकते हैं, सारे नहीं. तो जनरलाइज उसी वक्त होती है बात. अब रीजन पहली क्या थी कि फॉरेस्ट एज में तो वुमेन डोमिनेटेड बाय द मेल ही रही. एग्रीकल्चर सेक्टर में भी रही. रीजन, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी फिजिकल वर्क इन्वॉल्व है. हल चलाना, प्लॉइंग, domesticating the animals, taking care of animals, their shelter, their food, their water for them, I mean milking them at appropriate time. वो सुबह उठना, शाम, तो ये सारा काम फिर मेल करता था. So until unless world remain agrarian, it was still male dominant. मेल ही डोमिनेट करता था. What happened then? कल मैंने आपको एक बात बताई थी, कल से मेरी मुराद प्रीवियस लेक्चर, कि खातून की फीमेल सेगमेंट की पहली दफा उस वक्त
सुनवाई हुई, आई मीन हिज वॉइस वाज हर्ड, हिज राइट वाज गिवन, इट वाज आउट ऑफ कंपल्शन, नॉट एनी मूवमेंट। और वो कंपल्शन क्या हुई कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो क्या हुआ जी, मशीन 24 घंटे चलेगी कारखाना। अब मेल मजदूर उस खपत को पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो देन फीमेल अपीयर्ड फर्स्ट टाइम इन द सीन। शी बिकेम पार्ट ऑफ द नॉट ओनली सोशल फैब्रिक बट इकोनॉमिक सेक्टर का वो हिस्सा बन गई। अब आप कहेंगे कि जी वो जो फिजिकल स्ट्रेंथ वाला एलिमेंट था वो कहां गया? अब मशीन चलानी है तो मशीन चलाते हुए फिजिकल पावर नीडेड नहीं थी उस तरह से। भाग दौड़ नहीं करनी, एक जगह खड़े रहना, मशीन चल गई, उसका बटन दबा दिया। और सबसे पहली इंडस्ट्री दुनिया की ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, कपड़ा बनाने की। तो वो जो ताना बाना जिसको आप कहते हैं, वो ताना बाना बस उसने चेंज करना होता था, तो ये उसकी सुनी गई। सेकेंड थिंग, ये तो है अभी वो लेबर क्लास में है। When cities came into being or when industrial revolution took place, there was need of brain. अब आपने मजीद मशीनें बनानी है, अब आपने मैनेजरियल स्किल सीखनी है। ये इसका मेडिकल का शोबा सामने आ गया, वो जो आप कह लें कि राइटर्स का शोबा सामने आ गया, प्रिंटिंग प्रेस बन गया तो लिखना पढ़ने के लोग आ गए। अब जब मैनुअल, दो वर्ड्स कल वाले, पहले कौन सा काम होता था? मैनुअल से जब मेंटल वर्क की बात आई, देन शी बिकेम पैरेलल टू मेल। ये बड़ा बेसिक आर्ग्यूमेंट है, मैं इस पे थोड़ा पास देता हूं सो यू कुड अंडरस्टैंड कि until unless there is manual work, she will be a laggard, she will be behind, because she is not having that much physical strength the way a male is having. आप इस बात को समझ लें, बड़ी आसान सी बात है। एक जगह एक घर बन रहा है, वो घर बन रहा है तो मजदूर हैं जो ईंटें उठा रहे हैं। अगर एक मेल मजदूर एक चक्कर में 10 ईंटें लेके जा रहा है तो फीमेल हो सकता है 10 ना लेके जा सके, कोई एक आध एक्सेप्शनल केस हो सकता है। सो दैट इज व्हाई जो फीमेल लेबर होती है उसकी वेजेस कम होती है, उसकी सैलरी कहें आप, उसका रिटर्न वो कम होता है। बट इफ एंड व्हेन देयर आर 2 डॉक्टर्स, मेल डॉक्टर, फीमेल डॉक्टर, 2 टीचर्स, 2 lawyers, 2 managerial persons, say HR, say PR का इंचार्ज है, say anything else, then they will be equal. क्योंकि अब उन्होंने ब्रेन वर्क करना है। फीमेल डॉक्टर ने भी आपको दवाई लिख के देनी है, मेल ने भी दवाई लिख के देनी है, फीमेल टीचर ने भी पढ़ाना है, मेल टीचर ने भी पढ़ाना है। तो जब लेक्चरर की जॉब्स आती हैं तो वहां पर दोनों का स्केल 17 ही होगा। So same happened in the history. So argument हमारा क्या है? Argument हमारा ये है कि फीमेल को इक्वल पे, इक्वल इकोनॉमिक राइट और असल हक की मुआशी हक होता है, बाकी हकूक सेकेंडरी टर्शरी होते हैं। सो फीमेल की सुनी ही उस वक्त गई जब दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नतीजे में अर्बनाइजेशन हुई और अर्बनाइजेशन के नतीजे में सर्विसेज सेक्टर सामने आया। अब एक नई बात कर दी हमने, सेक्टर 3 होते हैं आपकी इकोनॉमी में, आप इनको नोट रखिए, कोई बात नहीं, अभी मिस होता है तो आज मैं ये इंशाल्लाह इनसे आर्ग्यू करके इस लेक्चर को दोबारा अपलोड कर लूंगा, आप रिलैक्स होकर सुना करें। वी विल इंशाल्लाह सर्व द पर्पस। इसमें मुझे फ्री हैंड है, मैं जितना मर्जी पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, आप बस आपको सेटिस्फाई होना चाहिए। सो 3 सेक्टर्स हैं डियर स्टूडेंट्स। एक है एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें भी प्रोडक्शन होती है, फिजिकल प्रोडक्शन है, मटेरियल आता है। दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसके आप गुड्स कहते हैं, जिसको यानी when at the end of a year or if you study any of the economy of the world, you will come across basically 2 sectors, goods and services. Goods कहां से आती हैं?
एग्रीकल्चर से, इंडस्ट्री से. What are services? Apparently it looks a different kind of equation, but services mean right now over here I am providing you people a service. If I am teaching you, I am providing you a service. This is called facilitative industry. मैं आपको facilitate कर रहा हूं. You go to a doctor, you ask for your problem, be it headache, be you are running fever, you will ask him or her, and he or she will recommend you, prescribe you certain medicines. तो उसने आपको क्या किया? उसने आपको एक सर्विस दी, उसने आपको मटेरियल चीज कोई नहीं दी. You go to a lawyer, you ask for his or her advice, तो वो आपको मशवरा देगा, जी आप इस शिक के तहत ये फाइल जो केस है ये सू कर सकते हैं. उसने भी आपको सर्विस दी. A writer, a speaker. So इकोनॉमी बनती है दो चीजों से. आप लोग बड़ा कॉन्शियस होते हैं, सर वो जार्गन. आज मैं आपको ये बड़ा बेसिक जार्गन बता रहा हूं कि इकोनॉमी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय टू थिंग्स. इकोनॉमी इज कंप्राइजेस. इकोनॉमी इज, अच्छा, ये जो कंप्राइज होता है ना, कंप्राइज के साथ कभी ऑफ ना लगाएं. इकोनॉमी कंप्राइजेस टू सेक्टर्स. कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाते हैं आप. ये मैं आज आपको एक रेयर मिस्टेक बता रहा हूं. कंप्राइज अगर सिंपल लिखेंगे तो उसके साथ कोई प्रपोजिशन नहीं लगानी, आपने ऑफ नहीं लगाना. दिस बिल्डिंग ऑफ अल्बेरिया एकेडमी कंप्राइजेस 12 रूम्स. ऑफ नहीं आएगा. सो इकोनॉमी दो चीजों से, गुड्स एंड सर्विसेज. सो जब वो सर्विस सेक्टर सामने आया, टीचिंग का शुबा, लाइक आप देखें नर्सिंग का शुबा है. अगर आप ये एग्जांपल देना चाहें कि कौन सा शुबा है जिसमें फीमेल की थोड़ा उनको सुपीरियरिटी है या उनको एज है, तो दैट इज नर्सिंग. प्राइमरी टीचिंग, प्राइमरी स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स में आप जाइए, 70-80% फीमेल टीचर्स होती हैं. सो दिस इज हाउ इट इज. सो मतलब क्या हुआ कि जब तक दुनिया फॉरेस्ट एज में रही, जब तक दुनिया, आज भी आप एक गांव में जाएं, वहां की खतून ऑलमोस्ट सेकंड रेट सिटीजन है, क्योंकि खेती बाड़ी उसका मियां करता है, उसके बेटे करते हैं, वो घर पे बैठी हुई है. अब अर्बन एरिया में, जिसे आप अर्बन इकोनॉमी कहेंगे, जब वो अर्बन इकोनॉमी इमर्ज होती है, फिर उसको कोई जॉब मिलती है, फिर अर्बन इकोनॉमी के अंदर उसको बिजनेस का भी कोई मार्जिन मिल जाता है. सो role and status of women in any society is directly linked with services sector and urban economy. अब इसको आप देख सकते हैं अपनी रोजमर्रा जिंदगी में. अगर एक पढ़ी लिखी बीबी है, वो लेक्चरर हो गई है, वो डॉक्टर हो गई है, तो उसकी लाइफ कैसे बदलती है? शरह में कोई शर्मा रही है, फिर शादी भी हो सकता है उसकी मर्जी से होती है. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अब मैं दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हूं. अब मैं, वो जिसे हम कहते हैं ना, 2 वक्त की रोटी, वो मैं खुद कमा सकती हूं. लेकिन अगर वो इलिटरेट होगी, he will be predominantly following the orders of her family members, elders. उसका बाप हो सकता है, उसके भाई हो सकते हैं. दिस इज कोर कॉन्सेप्ट. वो जो होता है ना, वो दुख सुख बयान करना, मैं वो इश्यूज नहीं आपसे कर रहा हूं. और ये दुनिया की मिथ है.
नहीं। ये ले, मेरे पास है। ओके, थैंक यू। ओके, सॉरी जी, ये थोड़ा इंटरनेट जो है वो डिस्टर्ब हो गया था। So, if and when you are supposed to write, beat your subject of gender studies, most of you must opt this. It's very easy. तो उसके अंदर सेंट्रल आर्ग्यूमेंट यही बनता है। अब आते हैं एक दूसरे एलिमेंट या हैपनिंग की तरफ, which has been very cruel throughout the history. मैंने शायद आपको बताया था पाकिस्तान में वुमेन की जो रेशियो है हमारी टोटल पॉपुलेशन में, पीपल यूज टू राइट इट 51%, लेकिन मैंने आपको मना कर दिया है। बल्कि आपने, ये वो एक पॉइंट है जहां से हिट करना है एग्जामिनर को कि कोट हम यही करते हैं, लेकिन स्टिल इन पाकिस्तान वुमेन आर, फीमेल आर 49% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। In 1951, when first census was held after the creation of Pakistan, same ratio was just 45%. 1951 में पाकिस्तान में जो पहला सेंसस हुआ उसके मुताबिक खवातीन 45% थी, 55% मेल थे। It's not a simple datum. It's not simple data. Datum होता है डाटा का सिंगुलर। It's not a simple figure. भाई कुदरत का जो निजाम है उसके तहत तो मेल और फीमेल इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है। प्लस कुदरत का जो निजाम है, दो जुड़वा बहन भाई एक ही वक्त में पैदा हुए, एक ही माँ बाप की औलाद है, जो बहन होगी उसकी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 3 to 4 years happen to be more than मेल बेबी। यानी भाई के मुकाबले में बहन की एवरेज लाइफ 3 से 4 साल ज्यादा होगी। और यही वो बेसिक एलिमेंट है, नेचर्स लॉ है, जिसकी वजह से यूरोप में, अमेरिका में टोटल पॉपुलेशन जब वो अपना डाटा बताते हैं तो क्लियरली सामने आता है कि जी फीमेल आर 51% अक्रॉस द यूरोप, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान। रीजन, they don't differentiate at all, be it birth of a girl baby or boy baby, वो जिनको हम काफर कहते हैं। It was our culture unfortunately, साउथ एशिया, कि बेटी पैदा हुई तो बकायदा जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, मैं माजरत चाहता हूं बट इट्स अ रियलिटी, क्या होता था, बेटी की पैदाइश पे अफसोस किया जाता था। She was a symbol of burden, social and economic burden. Reason, in the past or even now in the remote village areas, rural areas, she is still taken as a symbol of responsibility and burden. Reason आपका कल्चर है कि जी इसको पहले प्रोटेक्ट कर रखना है, इसकी हिफाजत करनी है, फिर जब इसको ब्याना है तो जहेज देना पड़ेगा। ड्यू टू दीज टू थिंग्स शी हैज बीन कंसिडर्ड अ बर्डन। इट्स अ रियलिटी। मैं आपको एक बड़ी अजीब मिसाल देता हूं। जब भैंस कोई बच्चा देती है ना, अगर वो मेल बच्चा देगी तो अफसोस का इजहार करते हैं। क्यों? वो जिसे कटा आप कहते हैं, काफ, CALF, काफ इंग्लिश में कहते हैं, कि वो 2-3 साल का होगा तो वो कसाई को दे देंगे, जिबा कर देंगे। अगर वो बछड़ी होगी
तो क्या होगा, वो बड़ी होके भैंस बनेगी और दूध देगी, दूध खुद भी पिएंगे, दूसरों को भी बेचेंगे। इट्स अ कंक्रीट एग्जांपल कि बेटे को बुढ़ापे का सहारा समझा जाता है, वो कुछ कमाएगा, वो कुछ करेगा, वो बाद की बात है कि वो क्या निकलता है। सो यहां पे आपको एक मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग लॉजिक देने लगा हूं, बीइंग अ मुस्लिम, this element, this custom or norm has been part of all the cultures throughout the world, जिसके लिए मैंने आपको एक वर्ड बताया था कि ऐसा प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया में पाया जाता हो और हमेशा से पाया जाता हो, उस इशू को क्या कहते हैं। आई वुड लव टू हैव योर रिस्पॉन्स इन चैट। कौन चैट में मुझे बताता है कि ऐसा इशू, ऐसा प्रॉब्लम जो हमेशा से हो और पूरी दुनिया में पाया जाए, उसको क्या कहते हैं। रिप्लाई विद योर रिटन मैसेज, डोंट स्पीक ऑन स्पीकर। सलमान मुनीर, राइट, नॉट ग्लोबल शाहिद, यूनिवर्सल, नॉट कंट्रोवर्शियल है ना, क्या करते हो मैं फरवा, यस यूनिवर्सल। सो ये इट हैज बीन अ यूनिवर्सल रियलिटी, यूनिवर्सल प्रॉब्लम थ्रूआउट द हिस्ट्री इन ऑल द वर्ल्ड। अब आप देखिए कि जो बादशाह होते थे उनको बड़ी फिक्र होती थी कि बेटा जरूर होना चाहिए, बेटा होगा तो वो अगला किंग बनेगा। लाइक रशिया का जो आखिरी बादशाह है, उसकी अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखें तो उसकी 3 या 4 बेटियां हो गई थी, लेकिन वो यही पादरियों को बुलाता है, वो कलाम से पढ़वाता है क्या जी बेटा होना चाहिए। बट इस्लामिक पैराडाइम टोटली डिनाइड दिस। ये जो मैं आर्ग्यूमेंट आपको दे रहा हूं ना, ये आपके इस्लामियात में बहुत काम आएगा। लाइक you people must be aware that our holy prophet had only female kids. Both of his sons died at very early age. हमारे नबी पाक के दोनों बेटे अवाइल उम्री में इंतकाल कर गए थे। फिर क्या होता था, जो कुफार थे वो ना नौज बिल्ला एक ताना दिया करते थे हमारे नबी पाक को कि आपका तो बेटा ही नहीं है। तो फिर सूरह कौसर नाजल हुई थी। सूरह कौसर जो नाजल हुई, उसका शान नजूल ही ये है, उसकी नजूल होने की वजह ये है कि इस्लाम ने अगर कोई ऐसा तसव्वुर जो कि था कि जी नस्ल कहां से चलेगी, नस्ल बेटे से चलेगी, इस्लामिक फेमिनिज्म ने, write down these words, Islamic feminism killed this rubbish, outdated or cruel idea. What is wrong? Both are gift of Almighty, be it a girl baby, be it a boy baby. ये एहसास दुनिया को पहली दफा इस्लाम ने दिया। थोड़ा रुकता हूं, आप सोचिए इसको। आप हॉली प्रॉफिट जो थे, उनकी बेटी आती थी, वो उठ के खड़े हो जाते थे, चादर बिछा देते थे, एटसेट्रा। अपने नवासों से कितना प्यार करते थे, एटसेट्रा। प्लस एज अ डॉक्ट्रिन, एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, इस्लामिक पैराडाइम और इस्लामिक फेमिनिज्म इज द फर्स्ट वन which gave the right of property to female. उससे पहले दुनिया में ये तस्वर नहीं था। आप हैरान होंगे, इवन इन यूएसए, इवन इन यूके, देयर वाज नो राइट टू इनहेरिटेड प्रॉपर्टी और अदरवाइज खतून को हक ही नहीं था कि वो प्रॉपर्टी खरीद सके। इस्लाम ने क्या किया, इस्लाम ने खतून को वरासत में से हिस्सा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, कोई सिंपल बात नहीं है। नेक्स्ट आइए, खतून को तालीम का हक भी नहीं था पूरी दुनिया में। से इट्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फाउंडर ऑफ डेमोक्रेसी, चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी, से इट्स यूके, से इट्स फ्रांस,
वहां की यूनिवर्सिटियों में खातून को दाखिले का हक नहीं था। मार्क दिस पॉइंट। फॉर दिस पर्पस they have to launch campaign। है ना हैरानगी वाली बात, यूएसए में 1800 कोई 1776 में वहां डेमोक्रेसी आती है, तो 1820 में वो बकायदा एक मूवमेंट लॉन्च करती हैं जिसे फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म कहा जाता है। अच्छा, ये कर्स हिस्टोरिकल है। मसलन आप देखिए, आप पहले यूनान को हमने पढ़ा ना एजुकेशन में, कितने बड़े बड़े मुफक्कर, साइंटिस्ट, फिलोसोफर्स, बट नन ऑफ देम वाज अ वुमन। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इवन ड्यूरिंग मुस्लिम एरा कोई आपको मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं मिलती। मुस्लिम साइंटिस्ट इंसानी तारीख में पहली जो साइंटिस्ट आती है वो मादम क्यूरी है। मादाम क्यूरी ये ना फिजिसिस्ट थी, फिजिक्स की ये प्रोफेसर थी, और ये कब जाके आती है? 20वीं सदी में। ओ माय गॉड, 20वीं सदी में आके, पैदा तो जाहिर है ये 1867 में हुई थी, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज जो किया गया वो 20वीं सदी। यानी आप ये कह सकते हैं कि टिल 20th सेंचुरी देयर वाज नो रोल ऑफ वुमेन इन द एजुकेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। वो मादाम क्यूरी ही आई। वो अम्मा जी, उनकी तस्वीर आप सर्च कीजिएगा। सो हिस्टोरिकली जो वुमेन के साथ सेकेंड रेट सिटीजन का दर्जा उसे दिया गया, उसमें क्या था? तालीम आने के बावजूद उसे तालीम का हक नहीं था। एग्जाम्पल इज दैट ऑफ ग्रीस, एग्जाम्पल इज दैट ऑफ मुस्लिम एरा, एग्जाम्पल इज दैट ऑफ अर्ली पार्ट ऑफ यूरोपियन रेनेसांस। मतलब कहां जाके मादाम क्यूरी आती है, कितनी सदियां बीत गई, और फिर मादाम क्यूरी जो है जी वो सामने आती है, और फिर दीगर जो है वो साइंटिस्ट सामने आती है। सो तालीम का हक उसे नहीं। अच्छा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो गई, जमहूरियत आ गई, बट देयर वाज नो राइट टू वोट फॉर हर। स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 1776 में वहां पर डेमोक्रेसी आती है, और खातून को वोट का हक 1920 में मिलता है, 1920। सिमिलर सिचुएशन इन यूरोपियन कंट्रीज। सो कर्स रही है। और सबसे जो क्रिटिकल बात मैंने आपको बताई, which is unfortunately not discussed by all the books available on gender studies in Pakistan, unfortunately, वो क्या है कि मिसिंग, बायोलॉजिकली मिसिंग फीमेल्स। मैंने कैसे प्रूव किया आपको कि पाकिस्तान में 1951 में 45% फीमेल है। It means very, black and bleak picture। इसका मतलब क्या था? इस पर जो रिसर्च की गई वो ये बताते हैं कि when it was डाटा जो हॉस्पिटल से लिया गया कि गर्ल बेबी हुई है पैदा, तो उस तरह का मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, उस तरह की फूड नहीं मिलेगी। मेल बेबी होगा तो उसे सब कुछ मिलेगा। और आई एम वेरी सॉरी टू से, आज से 20-30 साल पहले तो मार दिया करते थे बेटियों को। आपने सुना है ना, जब नबी पाक दुनिया में आते हैं तो उससे अहले अरब क्या किया करते थे? उससे पहले बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। सो वो जो मिसिंग पर्सन आप कहते हैं ना, इस पे मैंने 2 आर्टिकल लिखे हुए हैं, आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा कि ज़ैनब एक जबरी अकलियत, हकूके नस्वा, ये जो आप मार्च के महीने में 8 मार्च आता है गाल पर जो मनाते हैं आप, तो उसमें असल इशू ये है। I mean, still in Pakistan 2% women are missing, 2% women are missing। पाकिस्तान में खवातीन 49 है, ये 51 होनी चाहिए।
और उसकी रीजन मैंने आपको बता दी कि वाई शुड दे बी 51%, क्योंकि कुदरत ने उन्हें मेल के ऊपर 3 से 4 साल का एक एज दिया हुआ है। वो हमने हिंदुइस्टिक जो कल्चर है उसको अडॉप्ट करते हुए, अच्छा ये ट्रेजेडी ऑल डेवलपिंग कंट्रीज की है, लाइक इंडिया में ये खास तौर पे बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान में तो अभी ये है ना कि वो जो करवाते हैं सिटी स्कैन, क्या नहीं वो क्या उसे कहते हैं, एक रिपोर्ट करवाते हैं आप बच्चे की पैदाइश से पहले जो उनको अल्ट्रासाउंड, तो पता चल जाता है कि इट्स गोइंग टू बी अ गर्ल बेबी, तो इंडिया में तो अबॉर्शन कर देते हैं ना। तो पाकिस्तान में तो अभी चले लकी हैं कि ये इतना भयानक फेल नहीं शुरू हुआ। I remember a poster raised by girls in India, उसमें उन्होंने लिखा था we are not safe inside the womb and outside the womb। उसको आप यूं भी कह सकते हैं कि we are not safe before birth and after birth। तो उसकी रीजन यही है। अब तब्दीली कहां से आ रही है? तब्दीली यहां से आ रही है कि अब वो भी पढ़ लिख रही हैं, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, राइटर, मैनेजेरियल स्किल का हिस्सा बन रही है। तो फिर एक खुद जो पढ़ी लिखी माँ होगी वो अगली जनरेशन की तरबियत भी और तरह से करती है और उसका स्टेटस भी और होता है। इसने फायर बैक भी किया। मैंने आपको बताया है कि यूरोप का जो है ना वो डिवोर्स रेट वो बड़ा इसलिए है कि वहां पर खातून ये समझती है कि मैं अपने इस घर वाले पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं अपना खुद कमा सकती हूं, तो उसमें डिवोर्स रेट भी बढ़ा है, पाकिस्तान में भी बढ़ा है, लेकिन वो एक और तरह की प्रॉब्लम है। तो ये वो बेसिक इश्यूज थे फेमिनिज्म के, यानी रोल एंड स्टेटस ऑफ वुमेन के। आप 3 वर्ड जो लिखकर इनको मेमोराइज कर सकते हैं उसे कहते हैं OSD। OSD मैं यहाँ पे ये टोटके होते हैं याद करने के लिए। OSD ये 3 इश्यूज हैं जो वुमेन ने राइज किए कि वी आर ओप्रेस्ड, वी आर सप्रेस्ड एंड वी आर डिप्राइव्ड। ओप्रेस्ड किया जाता है, सप्रेस्ड है वो, और या सॉरी नॉट सप्रेस्ड, सेकंड रेट सिटीजन, ओप्रेस्ड, सेकंड रेट सिटीजन एंड थर्ड मैंने क्या बताया, डी फॉर डिस्क्रिमिनेटेड जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। लाइक मैंने क्या कहा आपको कि ये मैं इस दफा आपको डिप्राइव्ड और डिस्क्रिमिनेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड इज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड बिलोच, तो वो मैं डाटा भी आपके साथ शेयर कर दूंगा आज इसका। मतलब पाकिस्तान में देयर हैज बीन अ टाइम व्हेन देयर वाज 100% डिफरेंस, यानी एक ये 51 का या 61 का जब हम डाटा देखेंगे तो जो लिटरेसी रेट है वो अगर मेल का 33% है तो फीमेल का 16% था। अब हम सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन टू दिस आई मीन OSD को खत्म करने का, सेकेंड रेट सिटीजन ऑपरेशन है, डिस्क्रिमिनेशन है या डिप्राइव्ड होना है। फर्स्ट थिंग अब आपको क्लियर होगी कि एजुकेशन, एजुकेशन इज बेस्ट थिंग फॉर देम, फॉर फीमेल्स। एक और रीजन भी रही है कि इन द पास्ट वो अर्ली एज में मैरिज हो जाती थी। अर्ली एवरेज एज एट मैरिज इन पाकिस्तान, यू मे बी बिट एस्टोनिश्ड, हैज बीन जस्ट 16 ईयर्स। 16 साल की उम्र में शादी कर दी जाती थी, वो फिर रिप्रोडक्टिव साइकिल में चली जाती थी। फिर एवरेज जो बर्थ है, नंबर ऑफ बेबीज, इट यूज्ड टू बी 6, 7 rather 8। तो उसकी जिंदगी उसी में बच्चों की वो परवरिश और पैदाइश में गुजर जाती थी। When you come towards education, आप 16 साल की तालीम देते हैं, 5 साल की उम्र में वो पढ़ने के लिए, तो 21 साल, तो एजुकेशन इज इनडायरेक्ट, इसे कंट्रासेप्टिव कहा जाता है, इनडायरेक्ट कंट्रासेप्टिव। मैरिज में डिले आ जाता है, शऊर आ जाता है, पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाता है, बोथ मेल एंड फीमेल। और सबसे बड़ी बात हमने क्या
जो हमारा एक मेन आर्गुमेंट जो हम लेके चले कि until unless she is not qualified, she is not eligible for any kind of services sector, qualified or white collar job. वो एजुकेशन से ही होगा. इवन बिजनेस भी करना चाहेगी तो इतनी तालीम उसकी होनी चाहिए. नंबर 2 सोल्यूशन क्या है? नंबर 2 सोल्यूशन ये है कि लेट देयर बी लॉज विच आर पार्ट ऑफ आवर फेथ. हमारा मजहब हमें कहता है. तो वैसे आप इस्लाम का इतना ढिंढोरा पीटते हैं, तो जब इस्लाम, अब देखिए ना, वरासत में हिस्सा खतून को 2 तरफ से मिलता है. अपने बाप की तरफ से भी मिलता है और अपने खामद की तरफ से भी मिलता है. मसलन एक लॉ बड़ा खूबसूरत है जो पाकिस्तान में पास हुआ है कि अगर एक बंदा पेंशन लेता है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद अगर उसकी बीवी नहीं है, उसकी कोई तलाक याफ्ता बेटी है, तो उसको पेंशन मिलेगी. दिस इज सच अ वंडरफुल लॉ. चलो उसको खाने पीने की वो मुश्किल से तो वो आजाद हुई ना. आप इस तरह के लॉज बनाए, डावरी लॉज बनाए. ये क्या जहालत है जो बारात जाती है 150-200 बंदा, एक वक्त का खाना, और वो खाना भी ऐसे खाते हैं कि इनकी जिंदगी का आखिरी खाना है. तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इन लॉज को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करें. देयर हैज बीन अ टाइम ड्यूरिंग चौधरी इफ्तिखार, उसने वन डे पार्टी जब कर दी थी. फिर वरासत में जो हक बख्शीश है वो बड़ा क्रूअल फैक्ट है कि बाप मर गया, जायदाद ट्रांसफर होने लगी, बहनों से जाके स्टेटमेंट दिलवा लेते हैं कि जी हाँ जी हमने अपना हिस्सा ले लिया. ये नहीं होना चाहिए. उनको उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना चाहिए. नेक्स्ट टू दिस, सेपरेट सेगमेंट्स होने चाहिए सोसाइटी में. लाइक फीमेल पुलिस को और मॉडर्नाइज करें. अगर मर्दों के थाने हर 3 किलोमीटर के बाद नया थाना आ जाता है, तो खातून का हर 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर के बाद आ जाए. मतलब एक खातून है, वो दाद रसी के लिए कहीं जाना चाहती है, तो जो मेल पुलिस स्टेशन है यहाँ पे तो मेल जाते हुए डरते हैं, तो फीमेल बेचारी कहां से जाएगी. यानी आप सर्टन सेगमेंट्स को प्रायोरिटाइज करें. बैंकिंग का सिस्टम है, एजुकेशन है, फीमेल जो ये जो प्राइमरी लेवल के जो स्कूल्स हैं उनके अंदर आप उनसे कहें कि आप उन्हें इंसेंटिव दें, फीमेल टीचर्स को रखें. आप दे हैपन टू बी गुड टीचर्स जो बच्चों को पढ़ाती हैं, क्योंकि उनके अंदर वो ममता का जो जज्बा होता है ना, केयर एंड शेयर का, वो ज्यादा होता है. इसी तरह लॉयर्स हैं, इसी तरह कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं. मतलब एक खातून वकील के साथ एक दूसरी खातून जिस तरह अपना मुकदमा प्लीड कर सकती है, उसे कह सकती है, वो मेल वकील के साथ उस तरह से नहीं कर सकती है. जो एक हैरेसमेंट का कल्चर है, जो बहुत ज्यादा एक उन्हें प्रॉब्लम पेश आती है, बहुत सारी खवातीन जॉब नहीं कर पाती, वो हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस है. तो उसके जो लॉज और बायलॉज है वो स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होने चाहिए. And now the fact we have really grilled in today's discussion, discrimination between a girl baby and boy baby at the time of birth. Government, yes, you are right. Government should make such laws. मसलन आपके मुल्क में आबादी का बढ़ना एक इशू है, तो हमारे यहाँ आबादी बढ़ने की एक वजह यह है कि एक बच्चे की 2 बेटियां, तो कहता नहीं जी बेटा होना चाहिए, बेटा होना चाहिए. इस चीज को किल करने के लिए इफ देयर आर डॉटर्स, से 2 डॉटर्स, गवर्नमेंट अनाउंस कर दे कि ऐसा बंदा जिसकी सिर्फ 2 बेटियां हैं, उसका टिल PhD एजुकेशन फ्री, जस्ट टू इंसेंटिवाइज द पीपल. उसे लोग इंसेंटिव फील करेंगे. ओके यार देखो ये मेरी बेटी है, ये मेरे पे बिल्कुल कोई बोझ नहीं है. क्यों बोझ नहीं है जी? इसकी सारी एजुकेशन ही सरकार कर रही है. उसे कोई स्कॉलरशिप दे दें, कोई नीड बेस्ड, कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड, किसी बुनियाद के ऊपर आप उसे स्कॉलरशिप दें. डाउरी लॉज ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस पर स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होना चाहिए. ये बारात और ये वो कॉन्सेप्ट, इन चीजों को, इस सोच को जो है वो किल होना चाहिए.
एजुकेशन के अंदर डेट कोटा सिस्टम तो खैर रहा है, अब तो एक पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है, अब मेल फीमेल लिटरेसी रेट जो है ना वो गैप वो ब्रिज अप हो रहा है, और अब फीमेल तेजी से मेल के तकरीबन बराबर आ रही हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है. So these are the issues. Then there are some really dark age like happenings in this so to say modern world, be it any advanced country, and that is white slavery. I am using the word white slavery. मैं थोड़ा सा रुकता हूं क्योंकि बहुत सारी बातें ऊपर नीचे बोली. Who is gonna explain, if anyone knows, what is meant by white slavery? एक तो है ना वो स्लेवरी है कि आप पुरानी थी मॉडर्न वर्ल्ड में. ओके, इफ यू पीपल आर नॉट अवेयर, आई एम गोना टेल यू. व्हाइट स्लेवरी एक बहुत बिटर रियलिटी है जी. आप लोग सारे ग्रोन अप पर्सन है. Prostitution. It is sadly said not women sales, women still there are much in at some places of the world कि जहां पर वो लड़कियों को लेके जाते हैं and they are sold out. ये it's a slap in the face of humanity. अच्छा, अभी जो मैंने वर्ड बोला लिखते हैं तो चूंकि हम देसी अंग्रेजी लिखते हैं, अब वो चूंकि हम देसी तरीके से उसे ट्रांसलेट करते हैं कि स्लैप ऑन द फेस और एट द फेस, ये गलत है. स्लैप इन द फेस, ही पंच्ड हिज ओपोनेंट इन द फेस, ऑन द फेस नहीं आएगा. यानी ये जो मुंह पर है ना, तो ये मुंह हम मुंह पर कहते हैं, वो समझते हैं कि मुंह के अंदर है ये आपके. तो स्लैप इन द फेस ऑफ ह्यूमैनिटी, इस मिस्टेक को नोट रखिएगा प्लीज. सो ये एक बड़ा क्रूअल एलिमेंट है जी वर्ल्ड वाइड. ये एक आई एम अफ्रेड टू से इट इज वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ये जब आप कहते हैं ना कि ये टूरिज्म, तो अगर आपको मैं ये वैसे एक टेक्निक बता रहा हूं, अगर आप किसी मुल्क के अंदर ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन की क्या सूरत हाल है, तो दुनिया में जहां जहां टूरिज्म है उसके साथ अनफॉर्चुनेटली दो चीजें जुड़ी होती हैं. एक ये प्रोस्टिट्यूशन और एक ये जो होता है ना ये गैम्बलिंग, जुआ खाना नहीं होता, वो पहिया सा घुमाते हैं. और बाहर जब भी आप पाकिस्तान में टूरिज्म की बात करते हैं तो ये यहाँ पे इसलिए फ्लोरिश नहीं हो पा सकता कि हमारे लॉज डिफरेंट हैं. तो बेसिकली दुनिया में जहां जहां भी अनफॉर्चुनेटली वो मुस्लिम कंट्री क्यों ना हो, जहां जहां टूरिज्म है वहां पे शराब खाना, जुआ खाना और ये ब्रूथल हाउस जो है. और ये मैं समझता हूँ कि एक जो लोग कहते हैं कि हम जदीद दौर में हैं, हम वुमेन की बात करते हैं, तो दे शुड वर्क ऑन दिस. In the context of Pakistan, there are still so many other issues like winni, like कारोकारी. होता क्या है, दो पार्टियों में झगड़ा होता है, कोई मर्डर हो गया, तो मर्डर की सेटलमेंट फिर किस तरह से होती है. वो कहते हैं जी अच्छा, आप हम जिस पार्टी ने मर्डर किया होता है कि हम अपनी बेटी या बहन जी आपके यहाँ किसी मर्द से ब्याह देते हैं, तो इस तरह से ये होगा कि जी डिस्प्यूट सेटल हो जाए. उस बेचारी ने क्या गुनाह किया, लाइक कारोकारी या विन्नी करना. तो अब आप देखें वो जो मुख्तारा माई का केस था वो इसी तरह बना था. उसके भाई ने किसी खतून के साथ जाके ज्यादती की, तो वहां पंचायत ने ये फैसला दिया कि जी अब उस पार्टी के लोग जो है ये क्या जहालत है. फिर मैरिंग टू कुरान, होली कुरान, ये बहुत पाया जाता है कि वो समझते हैं कि जगीर है हमारी 2 मरबे, और अगर बेटी को बाहर ब्याहेंगे तो उसको जगीर जो है खानदान से बाहर चली जाएगी. तो उसमें
फिर वो कह देते हैं जी इसकी हमने कुरान से शादी कर ली है, जिसका कोई फेद से अकीदे से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, विच इज कैटेगोरिकली रॉन्ग। नेक्स्ट थिंग विच इज इक्वली बैड फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, दैट इज कजन मैरिज। कजन मैरिज शुड बी डिस्करेज्ड बिकॉज ड्यू टू दिस वो जो अगली नस्ल, अगला जो बच्चा बच्ची पैदा होता है ना, उसके अंदर काफी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। तो ये बाकायदा इसके लिए तो सऊदीया बड़ा हैरान कि वो पहले एक मेडिकल टेस्ट होता है, दोनों का कर लेते हैं, वो ब्लड लेके सीरम लेके जैसे भी करते हैं, तो दैट शुड बी हेल्ड। फिर जो इलिटरेट वुमन है उसके साथ एक बहुत बड़ी कर्स है, उसकी सारी जिंदगी वो बच्चों की पैदाइश और परवरिश में गुजर जाती है जी। So she is considered as child producing machine which should be strongly like Pakistan में women as compared with the men, why are they less? Because almost 30,000 women in Pakistan die annually at the time of birth of a baby, which is not I mean justified in any way. So spacing hona after the birth of one baby till the birth of next baby, age at marriage का law होना चाहिए. It should no way be less than 20-21 years. इसको enhance करना चाहिए आपको. Then one factor is very strange, और वो है bipolarity in terms of rights and वुमेन। ये मैं लफ्ज भी लिखने लगा हूं, इसको आप सीखिएगा भी। ये मेरे से किसी स्टूडेंट ने पूछा था, इसको आप कहते हैं पोलराइज्ड सोसाइटी। ये मैं लिख रहा हूं, इसको नोट कीजिए। पोलराइज्ड सोसाइटी, पोलराइज्ड सोसाइटी का मतलब ये होता है जी कि आप सोसाइटी को दो इंतहाओं पर ले जाएं। मैं रुकता हूं, आप इस वर्ड को फॉलो कीजिए। When you take the division of society into two extremes, extreme right, extreme left, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पाकिस्तान में क्या होता है, एक मजहब के नाम पे तबका उठता है, वो कहता है जी ये तालीम भी बंद कर दे, इनका कॉलेज स्कूल में जाना बंद कर दे। मसलन मैं आपको एक आर्ग्यूमेंट देता हूँ। अब ये तालिबान का दौर था, तो मैंने एक साहब से पूछा, जमात इस्लामी के थे, कि जी घर के अंदर माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, कोई भी बीमार हो सकती है। कहता जी हो सकती है। मैंने कहा जी तो आप डॉक्टर के पास लेके जाएंगे? कहता जी बिल्कुल लेके जाएंगे। तो मैंने कहा जी आपकी क्या डिजायर होगी कि उसका जो चेकअप है, उसका जो ट्रीटमेंट है, वो एक मेल डॉक्टर करे कि फीमेल डॉक्टर? उसने कहा जी फीमेल डॉक्टर। तो मैंने कहा जी वो फीमेल डॉक्टर आएगी कहां से? आप तो कह रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद कर दें। नाउ दिस इज वन पोल, वन एक्सट्रीम। अब दूसरा क्या होता है पोलराइजेशन में, जो एनजीओ का तबका आता है, वो क्या कहता है, से आई एम अ राइटर, तो बुला लेते हैं हमें कि जी शायद ये हमारे हक में कुछ लिखेंगे। तो हाँ जी आप क्या करते हैं? हमारी जी एनजीओ है। आपकी एनजीओ किस चीज की है? वी आर वर्किंग फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन। तो जी आप क्या करें? हम खवातीन को जी म्यूजिक सिखा रहे हैं, हम खवातीन को डांस सिखा रहे हैं, हम खवातीन को जी तलाक की जो तरीके हैं मुमकिन वो सिखा रहे हैं। भाई ये कौन से हकूक हैं? मतलब ये है वो चीज जिसे आप कहते हैं पोलराइजेशन। वो मैं उनसे कहा कि जी आप ये क्यों नहीं करते, आप गांव में जाएं, वहां पर एक अम्मा जी हैं या एक बेवा है, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आप उसे एक गाय ले दे, एक भैंस ले दे और उसे बगैर सूद के कर्जा दे दे। उसे कहे जी बीबी आप इसका दूध पियो भी, बेचो भी और हमें भी अदा करते जाओ। शहरों के अंदर आप एक नीडी लिटरेट खातून है, आप उसे ट्यूशन सेंटर खोल दें, आप उसे स्कूल खोल दें, आप उसे कशीदाकारी का काम, हैंडीक्राफ्ट्स का काम, मेकअप की कोई चीज कि जिससे वो अपना बावकार बाइज्जत तरीके से अपना कुछ कमा सके। सो बोथ एक्सट्रीम्स आर, अब जिसका नाम भी लफ्ज साथ एक्सट्रीम लग गया कि एक्सट्रीम्स एट द एक्सट्रीम लेवल। सो सच डिवीजन इज कॉल्ड बाइपोलैरिटी और पोलराइज्ड वर्ल्ड।
इसके लिए मैंने एक और वर्ड आपको देता हूं, आपको आसानी होगी। डिवाइसिव वर्ल्ड, डिवाइसिव सोसाइटी, ये वर्ड डिवीजन से है। डिवाइसिव कि जी एक तरफ खातून है, उसने शटल कॉक बुर्का पहना हुआ है, उसकी आप नाखून नहीं दे सकते। दूसरी तरफ अभी आप यकदम देखते हैं तो एक बीबी है, उसने जो लिबास पहना हुआ है आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं करना चाहता। यूनिवर्सिटी में भी है। अभी ये कौन सी आजादी है? देखिए ना, मैं एक फिक्रा बोलता हूं, इसे नोट कीजिएगा। आप पर्दे के नाम पर तालीम से नहीं महरूम कर सकते औरत को। पर्दे के नाम पर, in the name of veil, you cannot deprive her of education, but at the same time आप तालीम के नाम पर उसे पर्दे से भी महरूम ना करें। अब ये तो कोई बात ही, ये तो फिर वही वेस्ट वाला फड्डा है। मतलब आप तालीम दे लेकिन उसको हदूदों क़यूद के अंदर रखते हुए। So these are the happenings, these are the issues, these are the problems, this is history, these are the causes and these are the solutions of what feminist issue or role and status of women in any society, especially Pakistan. यहां पर अब ये आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो खत्म होते हैं। मैं अब इन्हें कैपिचुलेट करूंगा, रिकैपिचुलेट करूंगा, सॉरी, कि वो क्या है कि इट स्टार्टेड राइट फ्रॉम द फॉरेस्ट एज, ड्यूरिंग एग्रेरियन एज, वर्ल्ड वाज, सोसाइटी वाज मेल डोमिनेंट। मेल डोमिनेंस कब कहां से खत्म होना शुरू हुई? जब दुनिया में सर्विसेज सेक्टर आया, जब दुनिया में इंडस्ट्रियल लेबर आई। इंडस्ट्रियल लेबर यानी आप जाहिर है लोअर क्लास का बंदा कि अगर किसी जगह मशीन ऑपरेट हो रही है तो मशीन को ऑपरेट करने में हो सकता है फीमेल लेबर को भी आप उतने ही पैसे दे दें। असल काम कब ये सुनवाई हुई उसकी, उसकी जो आवाज जो सुनी गई उस वक्त सुनी गई जब दुनिया में एजुकेशन बेस्ड जॉब्स और सर्विसेज सामने हैं, लाइक डॉक्टर्स, लाइक टीचर्स, लाइक इंजीनियर्स, लॉयर्स, राइटर्स, मैनेजर्स। एंड स्टिल यू कैन फील दिस, इफ आई मे पास सो यू कुड पॉन्डर। अगर आप उस पर सोचें तो आपको बात समझ में आ जाएगी। हाँ यार, सर्टन शोबे ऐसे हैं कि जहां पर खतून का जो लेवल ऑफ इनकम होगा, जो लेवल ऑफ वेजेस होगा, जो सैलरी होगी, वो इक्वल टू मेल कहां है? जहां पर कौन से दो लफ्ज बोले हमने, अब तो आपको याद होने चाहिए, नॉट मैनुअल बट मेंटल वर्क, मेंटल वर्क, ब्रेन वर्क, knowledge based job, knowledge based business that can done at equal parity by the female in any society. And same happened. और ये दुनिया में कहां से शुरू हुआ? ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहां आया? यूरोप में आया, बर्तानिया में आया। फिर आप देखें ना, अब आप कहते हैं आईटी का दौर है जी, आईटी प्रोफेशनल्स। So in IT professionals both are eligible, be it male or female. क्यों? ब्रेन वर्क करना है, मैनेजरियल टास्क है, कोई फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए, कोई फिजिकल स्टेमिना नहीं चाहिए। देन बिब्लिकल इंजेक्शन। बिब्लिकल इंजेक्शन क्या होता है? आप जब इंग्लिश लिखते हुए लिखे ना तो इंग्लिश में मजहब का मतलब बाइबल लिया जाता है। बिब्लिकल इंजेक्शन यानी मजहबी तालीमात हमारी क्या कहती है? Oh my God, we are follower of such a wonderful paradigm doctrine called Islam. We may call it Islamic feminism. What does it say? What does it teach you? It teaches you that education is a compulsion. मैंने अभी आपको क्या पढ़ाया कि यूरोप में, अमेरिका में तालीम का हक हासिल नहीं था खातून को, लेकिन इस्लामिक पैराडाइम ने, इस्लामिक विजन ने क्या कहा कि इट्स अ कंपल्शन।
सीकिंग नॉलेज इज अ कंपल्शन बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। वंडरफुल। देन जायदाद में हिस्सा, कारोबार का हक। देन नो डिफरेंस इन अ गर्ल बेबी एंड अ बॉय बेबी, नो वे। मतलब इससे बड़ी मिसाल क्या होगी अदर देन आवर हॉली प्रॉफिट। उनकी अपनी जो नस्ल है वो बेटियों से चली थी। Then what does your religion teach you? Your religion teaches you that heaven lies. अच्छा, फिर ये मैं एक आपको preposition बताने लगा हूं। कभी ये ना कहें कि heaven lies under the feet or beneath the feet of mother. No, heaven lies in the feet of mother. जन्नत मां के कदमों तले है। Heaven lies in the feet. अब ये एक पूरी फिलॉसफी है, इट्स अ कंप्लीट पैराडाइम अगेन, कि इतना ज्यादा हक दिया है इस्लाम ने औरत को। किस औरत को? जो अब बूढ़ी हो गई है, जिसके बच्चे जवान हैं, उनको क्या हुक्म है कि दीन का खुलासा हेवन है। क्रक्स ऑफ आवर रिलीजन बिलीफ इज हेवन एंड हेवन लाइज इन द फीट ऑफ मदर। इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। दुनिया का कोई फलसफा, नजरिया, कोई आइन इससे बढ़ के दर्जा तो नहीं दे सकता। फिर जो रस्म रवाज हमारे फरसुदा हैं, हमने उनकी बात की। झगड़ा दरअसल दो चीजों पे खत्म हो रहा है। एक, उसको तालीम दी जाए, हायर एजुकेशन दी जाए, उसका जायदाद में उसको हिस्सा दिया जाए। और थर्ड एलिमेंट जो हमने कंसीडर किया कि ये जो है ना 5-6 बच्चे, ये बड़ा पुराना दौर था और अब तो पॉपुलेशन आपने कंट्रोल करनी है, तो नंबर ऑफ बेबीज शुड बी प्रेफर्ड एट द मैक्सिमम 2 per couple. So this is how it is. I stop over here. Now if you have questions, shoot it out. If you do, I will take it one by one. Whosoever wanna ask, please raise your hand. I will reply. सर अस्सलाम वालेकुम। एक शायद आपका सवाल ठीक है। फेमिनिज्म एंड जेंडर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी नहीं, जेंडर इक्वालिटी, हाँ ये सेम चीज है। ठीक। अच्छा सर, एक चीज बता दें, वो पिछले लेक्चर में आपने बताया था, उसमें इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन होता है सेकंड, तो उसमें 1750 की बात आप करते हैं, तो ये हम किस बेस पे कहेंगे कि उसमें क्या इंजन इजाद हुआ था या कौन सा कोई, मतलब वो हालांकि इंजन, बस 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 सांस लें। इंजन, स्टीम ठीक है इंजन, सर। कोयले की भाप से चलने वाला इंजन बना। उस इंजन को उठा के आपने एक ढांचे में रखा तो वो कार बन गई, दूसरे में रखा तो वो ट्रक बन गया, तीसरे में रखा तो वो ट्रैक्टर बन गया, एक और में रखा तो वो रेलवे बन गया। अच्छा सर, एक और गुजारिश थी, वो ऐसे सर आपने असाइन किया था, तो वो सर वो उसमें फेसबुक पे सेंड कर दिया है, तो काइंडली वो मैं मतलब आज, किस तरह आपको आज मैं ये लेक्चर प्रिपेयर कर रहा था, तो आज इंशाल्लाह जी आपको मिल जाए। सर, शुक्रिया, इन मेहरबानी। दोनों को आपने कहा नहीं नहीं, नेवर से थैंक्स, इट्स माय ड्यूटी। जी प्लीज। यस सर, आपने कहा था कि जो लाहौर से लोग हैं वो एकेडमी में आके अपना काम चेक करवा सकते हैं, तो सर कोई हाँ, तो ये टाइमिंग मैंने वगैरह आपको बता एक अपने तौर पे ऑफर दी ना, क्या आ जाया करें। सर, किस टाइम पे आए? ये मतलब आप क्लास यहाँ पे आके पढ़ लिया करें, 3 4 5 लोग ही होंगे आप, तो हम आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठा देंगे। आके ये देखें कि अल्बेरिया वाले क्या कुछ कर रहे हैं, आप लोग एकेडमी देखें, मिले, यहाँ बैठे, नेट यूज करें, और कोई सवाल पूछना है पूछें, उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। ये आप क्लास खत्म होती है तो जमशेद साहब से राब्ता करके, तो आप अगली क्लास हमारी कल होगी, कल शाम, तो आ जाए। सर मैंने बात की थी, उन्होंने कहा था यहाँ पर सिटिंग का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है और लॉ एनफोर्समेंट। देखिए ना, पहली बात तो ये है कि लाहौर से आप 5 या 6 लोग होंगे। जी सर। तो इतने लोगों को तो हम बैठा ही लेंगे। सर देखें हमें, हाँ जी, मकसूद अली आपने ठीक लिखा कि उसका जो ब्रदर ने कनील बलोच को मारा था, हाँ, ऑनर किलिंग, ये हम पॉइंट छोड़ गए। ऑनर किलिंग इज द बिग इशू, इज अ बिग इशू। अगर ऑनर किलिंग आपने करनी ही है, अव्वल तो ये गलत है, तो फिर दोनों की करें ना, लड़की क्यों मारी जाती है जी? जी वाजिद।
सर इसका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का भी थोड़ा सा बता दें। क्या जी? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। हाँ, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तो देखिए, पहली बात तो यह है कि उसे राइट टू वोट नहीं मिला था। फिर अब खैर पाकिस्तान में ओपनिंग है और पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज में अब भी ये इशू होता है। लाइक ये जो फाटा का आपका इलाका है ना, तो वहां पर क्या होता था कि वो दोनों पार्टीज आपस में तय कर लेती थी कि दोनों तरफ से खवातीन जो है वो वोट, यस ऑनर किलिंग एंड कारोकारी इज डिफरेंट। ऑनर किलिंग तो मैं फरवा ये ना कि आपने लड़की को मार दिया कि शी वाज फाउंड इन्वॉल्वड इन अडल्ट्री। कारोकारी ये है कि आप ना वो उसका खून बहा के तौर पे ना, मसलन लड़की के भाई ने या बाप ने कुछ किया तो उसको कंपनसेट करने के लिए आप बेटी को यहाँ वहां ब्याह देंगे या उसके साथ वही सलूक कर दें। जी वाजिब। दूसरा सर दूसरा मैंने वो तय कर लेते थे असाइनमेंट भी सेंड की हुई है उधर ना, तो ठीक फेमिनिज्म पे ठीक लिखा था वो भी जरा आपको देख। मिल जाएगी, मिल जाएगी, ओके मिल जाएगी, सर। संडे को मिल जाएगी। और इसका थोड़ा सा और बता दें मजीद। हाँ, वो ये था कि वोट नहीं डालने देते थे, तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता लीगलाइज किया गया। तो असल में पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है वो मुशर्रफ दौर से इसको बूम मिल रहा है। वो जो 33% वो कोटा फिक्स कर गया ना कि हर पार्टी की सीटों के हिसाब से 33% खवातीन आएंगी, तो वो राइट टू वोट उसे चंद एक इलाके जहां पर डिस्करेज किया जाता है वो नहीं किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज को एज ए कैंडिडेट उनको एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि जो हम कहते हैं कि जी टीचरों के मसाइल कोई टीचर ही जाके एजुकेशनिस्ट ही बयान करेगा, तो खवातीन के मसाइल के मुतल्लिक जो लेजिस्लेशन है वो खवातीन ही अच्छी कर सकती हैं। सर्टन वजारतें ऐसी हैं, मसलन पॉपुलेशन की वजारत है, हाउस होल्ड इंडस्ट्री की वजारत है, तो इसका इंचार्ज किसी खातून को होना चाहिए। फिर पाकिस्तान में एक खातून जो डिप्राइव्ड है वो माइनॉरिटीज की वुमेन है। लाइक इस दफा पहली दफा हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने ये किया कि वो एक हिंदू खातून को उन्होंने सेनेटर नॉमिनेट किया है, तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। तो इस तरह की इस्लाहात होनी चाहिए। सर सर थैंक यू। एक वर्ड आपने बोला था इस्लामिक फेमिनिज्म, इसके साथ सर एक और वर्ड भी बोला था इस्लाम, इस्लाम के साथ ही सर, वो क्या वर्ड था? पैराडाइम। इस्लामिक पैराडाइम। पैराडाइम में आपको ये यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे जो आपका चेक करते हैं ना, ये लिटरेचर के लोग होते हैं, तो ये वो बड़ा ना इसे एक दकियानूसी सा लेते हैं कि जी ये कोई मौलवी टाइप आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि इस्लाम सेज या इस्लाम रिलीजन, तो आप इस्लामिक पैराडाइम कह देंगे तो जरा वो ना लिटरेरी वर्ड बन गया। जी और पूछिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, होप टू सी यू पीपल टुमारो सेम टाइम। थैंक यू।